नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। राज्यसभा में 2 सप्ताह तक चले बजट सत्र 2021 के पहले चरण का आज समापन हो गया और इस चरण में सदन में उत्पादकता 99% रही। पहले सप्ताह 82% और दूसरे सप्ताह 113% तक काम हुआ। कुल 45 घंटे 4 मिनट सदन का कार्य चला और केवल 30 मिनट ही इस दरमियान बाधाएं उत्पन्न हुई। 88 करीब मुद्दे उठाए गए और इसमें से 56 शून्यकाल में और 32 स्पेशल मेंशन में। सदन के कामकाज का 60% हिस्सा या समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लगा और 3 घंटा 54 मिनट तक इस सप्ताह अधिक सदस्यों ने सदन में काम किया और इस दरमियान 3 विधेयक भी राज्यसभा ने पास किए। ये बजट सत्र का पहला चरण था और दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। तो आज समझेंगे कि इस हिस्से में किस तरीके से कामकाज हुआ, उम्मीद जो थी उससे कितना बेहतर कामकाज हुआ है और चर्चा के नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। केवी प्रसाद हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चक्षु राय हमारे साथ हैं, हेड हैं आउटरीच कार्यक्रम PRS से, आपका स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत में करना चाहूँगा चक्षु जी आपसे कि अगर इस पहले चरण के हिस्से को देखें और अगर हम पिछले तमाम बजट सत्र से इसकी तुलना करें तो कितना प्रोडक्टिव और किस तरीके से चर्चा के लिहाज से नजर आता है। कविंद्र जी, अगर उत्पादकता के नजरिए से देखें तो राज्यसभा में काम काफी ज्यादा हुआ है और जो एक आध दिन जो थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ था उसको भी मेकअप कर लिया गया है। जो बजट सत्र का पहला हिस्सा रहता है उसका फोकस 2 चीजों पर रहता है। एक, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और जैसा कि आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर काफी चर्चा हुई है और 60% जो राज्यसभा का समय है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के डिस्कशन पर गया है। और दूसरा डिस्कशन जो है जनरल डिस्कशन बजट के ऊपर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया होता है। और जो जनरल डिस्कशन है उस पर भी बातचीत हुई है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी देखने में आई है जो कि अधिकतर नहीं देखने को मिलती है बट होता है। राज्यसभा में 3 विधेयक भी पास हो गए हैं और ये 3 विधेयक, इसमें से 2 विधेयक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहे हैं और एक ऐसा विधेयक है जो कि पहले से ही हाउस के अंदर पेंडिंग था। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो सदन का काम सुचारू रूप से चला है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, खासकर जब हम दूसरे सदन में जो कार्रवाइयां हुई हैं और जहां पे वो डिसरप्शन हुआ है उसको देख के करें तो। बट मुझे ये लगता है कि जो सदन का जो पहला हिस्सा था, इसके बाद का जो ब्रेक है और उसके बाद जो सदन में डिस्कशन होने वाला है वो और भी जरूरी रहेगा। जो ये 3 हफ्ते का सदन में जो ब्रेक आ रहा है उसमें हमारी संसद की समितियां अलग अलग मिनिस्ट्रियों के डिमांड फॉर ग्रांट्स को डिस्कस करेंगी, जो कि काफी जरूरी रहेगा। और दूसरे हिस्से में इन राज्यसभा में मिनिस्ट्रियों के कामकाज पर चर्चा होगी कि वो कैसा काम कर रही हैं, और उसके बाद ये भी चर्चा होगी जो जितना विधायी काम रह गया है इस सेशन का वो सारा सदन के दूसरे हिस्से में आएगा। प्रसाद सर, क्योंकि इस बजट सत्र से पहले जिस तरीके से मुद्दे थे, चाहे वो किसानों के आंदोलन का मसला रहा हो, बॉर्डर पर जो इशू चल रहा था चीन के साथ, और वहीं तीसरी ओर इकोनॉमी को लेकर, ये तीनों ही मुद्दे कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं बजट सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और विपक्ष की ओर से इस पर ज़्यादा तीखा प्रहार होने की उम्मीद नज़र आ रही थी। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि चर्चा सभी मसलों पर हुई है और काफ़ी ज़्यादा वक्त भी इनको मिला है और संतुष्टि ज़रूर रही होगी, अगर मैं सभी पक्षों को कहूँ, इन मसलों पर चर्चा को लेकर या अपनी बात रखने को लेकर। अगर हम सदन के कार्रवाई की और उत्पादकता की बात जो आपने शुरुआत में की थी उसकी तरफ उसी नजरिए से देखें तो पहले तो यह कि 13 तारीख तक का इसमें बैठना था, तो 12 तारीख को ही उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया। ये अपने आप में क्षमता और अपने आप में जो कार्य की प्रणाली में दर्शाता है। और जो सबसे बड़े जो भी मुद्दे थे, जो भी इश्यूज थे चर्चा के लिए, वो पूरी तरह कर लिया। व्यवधान जरूर रहा बीच में, शुरुआत में हुआ खासकर, लेकिन उसके बाद सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो
कोऑपरेशन दिखाया गया वो बहुत अद्भुत था। और यही वजह थी कि देखिए सत्ता पक्ष ने खासकर किसानों के मुद्दों पे चर्चा चाह रहे थे विपक्ष, और उसको उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में जोड़ के विस्तार से चर्चा कर ली। 15 आपको याद है कि 15 एक घंटे का उन्होंने सदन की कार्रवाई इसी के लिए बढ़ा दी थी। तो जब सत्ता पक्ष विपक्ष की जो मांगों पे ध्यान देते हुए एकोमोडेशन, जो स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट में, वो इस बार ही देखने को मिला। और यही वजह थी कि शायद जो 3 बिल जो हमारे साथी शिक्षु ने बताया वो भी पास हो गए, 2 तो ऑर्डिनेंस के वजह। और तीसरा ये है कि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जनरल डिस्कशन के ऊपर अपना वक्तव्य भी दिया। तो ये अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्रवाई जब एडजर्न होगा, फॉर सिटिंग्स एडजर्न होगी और सेशन चलता रहेगा कमेटी के तहत, तो एक सुचारू रूप से चली, तो ये एक अच्छा संकेत है पिछले कई वर्षों से देखा जाए तुलना में। प्रदीप जी, कैसे आप देखते हैं अब तक के इस हिस्से को? और जब हम लोग इससे पहले जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो आपने कहा था क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, चुनाव भी हैं, और ऐसे में दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इन मसलों पर चर्चा और उसका जवाब की तैयारी भी करेंगे। बिल्कुल सचान जी, अगर आप देखिए तो संसद का सत्र होता है, ये बजट सत्र है, इसका पहला भाग है, तो हम जब समीक्षा करते हैं तो कितनी प्रोडक्टिविटी रही इसकी बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी गुणवत्ता मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह से चला सदन, बहस किस तरह से हुई, आपस में क्या व्यवहार था सत्ता पक्ष विपक्ष का। इस लिहाज से देखें तो राज्यसभा की कार्यवाही पूरी तरह से गुणवत्ता के कसौटी पर अगर कसे तो उसको जो है 100 में अगर 100 नहीं तो 90 नंबर जरूर दिए जा सकते हैं। जिस तरह का सामंजस्य रहा विपक्ष और सत्ता पक्ष में, दरअसल संसदीय जनतंत्र में इसी तरह से होना चाहिए। मुद्दों का हल बातचीत से होता है, बहस से होता है। विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, दोनों पक्षों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप बातचीत करेंगे तो उसी से आगे का हल निकलेगा। तो एक बात तो राज्यसभा की, दूसरी लोकसभा को देखिए, जिस तरह का व्यवधान हुआ, जो अभी प्रसाद जी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष जब विपक्ष की मांग सुनने को तैयार होता है और सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करता है, बिल्कुल सही बात है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी संसदीय जनतंत्र में होती है सदन चलाने की, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सत्ता पक्ष उसकी बात सुनेगा जब वो बात करने को तैयार होंगे। अगर आप सदन चलने नहीं देंगे तो उसमें सत्ता पक्ष बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये बात बेमानी हो जाती है। दूसरी बात मेरा मानना है कि जो राज्यसभा और लोकसभा की अब तक की कार्यवाही को देखें तो जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट कहें, हाई पॉइंट था, देखिए प्रधानमंत्री का भाषण तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा 4 सांसदों के विदाई के मौके पर गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा और जो कुछ गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, दोनों को आप देखिए, उस संसदीय परंपरा का उत्कृष्ट नमूना है कि किस तरह का संबंध होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में। तो मुझे लगता है कि दोनों सदनों की अगर तुलना करें तो एक आदर्श नजर आता है, दूसरे में बहुत कमियां नजर आती हैं। प्रसाद सर, क्योंकि जब भी बजट सत्र होता है जिसकी शुरुआत पहले हिस्से में खास तौर पर इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा फोकस रहता है, सत्ता पक्ष की ओर से जो बजट रखा जाता है, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कोविड में जो हालात हुए, जिस तरीके से इकोनॉमी की तस्वीर या हालात नज़र आए हैं, उसके मद्देनज़र जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से चर्चा फैक्ट और तर्कों के सहारे आगे बढ़ेगी, राज्यसभा में किस तरीके से आपने उसका अनुभव किया अगर हम पिछले कुछ बजट सेशन को कंपेयर करें तो? देखिए, बजट सत्र में तो प्राथमिकता सरकार की रहती है कि बजट के साथ जितने भी दस्तावेज हैं और बजट पास कराने की प्राथमिकता सरकार की रहती है, और उसके चलते जो कार्य करना होता है। और चूंकि पहला सत्र और दो सत्र के मतलब एक ही बजट सत्र में 2 जो पार्ट में बटा हुआ है, पिछले करीब शायद ये जब शिवराज पाटिल जी हमारे लोकसभा के स्पीकर थे तब से प्रावधान किया कि एक इंटरिम सेशन में बजट को जैसे डिमांड्स और ग्रांट जो अलग अलग मंत्रालय के आते हैं उसको विशेष देखा जाए, और ताकि जो अनुदान मांगते हैं वो कैसे दिया जाए। राज्यसभा का जो सत्र है, और उसी दौरान चूंकि राज्यसभा के पास बजट के ऊपर वोट करने का अधिकार नहीं है, तो वो एक चर्चा करती है।
और जैसे कि उनके तरफ से कोई अगर सुझाव होते हैं वो सुझाव भेज दिए जाते हैं। और हालांकि प्रावधान ये भी है कि अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस बजट डॉक्यूमेंट को वापस ना करे तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, ये हमारे यहाँ है। लेकिन उसके बावजूद जैसे आज हमने देखा, और इसमें जो विशेष लगा इस सत्र में मुझे पिछले कई सत्रों के मुकाबले, अगर कंपैरिजन किया जाए, उसकी तुलना की जाए, वो ये है कि राज्यसभा में दोनों, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त मंत्री का जो जनरल डिस्कशन के ऊपर, वो दोनों इस बार राज्यसभा में हुई। अक्सर होता है कि दोनों लोकसभा में पहले पूरे होते हैं और फिर दूसरे सदन में पूरे होते हैं। तो ये एक बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह का चीज देखी, और इसकी वजह ये साफ भी थी कि पिछले 10-12 दिनों में राज्यसभा की संचालन सुचारू रूप से चली। शुरू में व्यवधान जरूर रहा, लेकिन बाद में जब तालमेल बैठ गया और चीजें आगे बढ़ी, और मेरे ख्याल से यहाँ दो तीन लोग जो इसमें अहम रखते हैं वो है संसदीय कार्य मंत्री और चेयरमैन साहब, जो जिस तरह से वो अपना पूरा सदन को सबके साथ लेके चलने की बात करते रहे, वो मेरे ख्याल से इस बारी कुछ अच्छा खासा देखने को मिला। तक्षु, ये जो कह रहे हैं सर कि जिस तरीके से अगर हम देखें, शायद ये छठा मौका है जब लोकसभा की बजाय शुरुआत बजट की चर्चा और राष्ट्रपति के भाषण पर राज्यसभा से होती है। और ये जो परंपरा है, अगर इसको हम समझे कि लोकसभा से शुरुआत, उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो आप समझा पाएं, दर्शकों को बता पाएं? मुझे ऐसी कोई वजह तो नहीं याद कि किसी एक सदन में शुरू होती है, किसी दूसरे सदन में शुरू होती है। बट ये आपने जरूर सही कहा है कि मैं काफी सालों बाद ये देख रहा हूँ कि राष्ट्रपति अभिभाषण का जो जवाब है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से आता है, वो अधिकतर पहले लोकसभा में आता है। लोकसभा पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है और राज्यसभा में उसके बाद आता है। बट क्योंकि इस बार लोकसभा में इतना व्यवधान हो रहा था, तो इसलिए जवाब और डिबेट राज्यसभा में पहले खत्म हुई, तो इसलिए जवाब, प्रधानमंत्री का जवाब पहले राज्यसभा में आया। प्रदीप सिंह जी गुणवत्ता की बात कर रहे थे, और जो कि एक बहुत जरूरी है। हमें अपनी संसदीय कार्रवाई को सिर्फ नंबरों पर नहीं, उसकी गुणवत्ता पर भी जांचना चाहिए। तो लंबा डिबेट हो, बिल्कुल हो, बट वो डिबेट का जो सब्सटेंस क्या है वो जरूर होना चाहिए। जब मैं प्रधानमंत्री का अभिभाषण सुन रहा था तो अलग अलग राज्यसभा के संसद सदस्यों ने फैक्ट्स दिए, फिगर्स दिए, लोगों ने अपनी स्पीच को मोल्ड करना चाहा इश्यूज को लेकर। तो वो एक हमेशा जब सदन के अंदर एक अच्छा डिबेट होता है तो वो एक हमेशा एक हाई पॉइंट रहता है किसी भी डिस्कशन के लिए। एक चीज जिस पर मैं वापस मुड़कर आना चाहूंगा वो ये है कि जैसे प्रसाद सर कह रहे थे कि शिवराज पाटिल साहब के समय से ये प्रथा शुरू हुई है कि पार्लियामेंट्री कमेटियां डिमांड फॉर ग्रांट्स को देखेंगी। ये एक काफी अहम बदलाव है हमारी संसद के लिए। अधिकतर पहले क्या होता था कि डिमांड फॉर ग्रांट्स गिलिटीन हो जाती थी, उन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाता था। डिमांड फॉर ग्रांट्स अभी भी गिलिटीन होती हैं, 90% तक की डिमांड फॉर ग्रांट्स गिलिटीन हो जाती हैं। बट उनके गिलिटीन होने के बावजूद, क्योंकि समितियों में उनके ऊपर काफी लंबी चर्चा हुई रहती है, तो उन रिपोर्ट से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को इन्फॉर्म कर पाते हैं। मुझे ये भी याद है कि 15वीं लोकसभा से ये प्रथा शुरू हुई कि अब हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स जो गिलिटीन हो रही हैं उस पर भी कट मोशन डाल सकते हैं। तो ये एक जो हम ये कहते हैं कि जब सदन चल रहा होता है तब तो जरूरी है, जब सदन नहीं चल रहा होता और कमेटियां फंक्शन कर रही होती हैं वो भी उतना ही जरूरी है जितना जब सदन चल रहा होता है। एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा समितियों को लेकर, और वो ये है कि दो काफी जरूरी बिल थे। एक था डीएनए रेगुलेशन के ऊपर बिल, संसदीय समिति, राज्यसभा की एक संसदीय समिति ने उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। एक पायरेसी अमेंडमेंट को लेकर बिल था जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के पास था, जो कि एक लोकसभा की कमेटी है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई। तो इससे ये होगा कि ये दोनों बिल, इनका रास्ता क्लियर हो जाता है कि अब इनको संसद के ऊपर डिबेट के लिए लाया जाएगा। एक बिल पीडीपी बिल, इसके ऊपर संसद ने कमेटी को, जॉइंट जो कमेटी है उसको एक्सटेंशन दिया है। उसकी रिपोर्ट अब
जब दूसरा हाफ शुरू होगा उसके पहले हफ्ते में आने की एक्सपेक्टेशन है, और जब वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तब वो बिल भी डिबेट के लिए आता है। तो जो अगला हमारा हाफ है सेशन का, वो उतना ही पैक्ड रहेगा जितना कि इस बार था, क्योंकि अगले जो हाफ है सेशन का, उसमें पहले हफ्ते में तो फाइनेंशियल बिजनेस डिस्कस होगा, सारे अप्रोप्रिएशंस पास होंगे, फाइनेंस बिल पास होगा, और उसके बाद जो 30-35 बिल्स हैं जो कि अभी करंटली पेंडिंग है पार्लियामेंट में, उनका नंबर आएगा। प्रदीप जी, क्योंकि कोविड के चलते जो बैठने का सिस्टम बदला गया और जो गैलरी है वहाँ पर पत्रकारों की जगह हमारे सांसद मौजूद रहे, क्या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गैलरी में पत्रकारों की होने से प्रोडक्टिविटी कम भी आ रही थी और उस तरह की क्वालिटी भी नहीं आ रही थी? नहीं, देखिए, ये तो बहस का विषय है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये जो बात चक्षु जी ने कही है और प्रसाद जी ने भी पहले कही, पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब से ये कमेटी सिस्टम शुरू हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी वाला, तब से एक बदलाव आप देखेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह की बहस होती है, जिस तरह मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस तरह उनका हल निकाला जाता है, ज्यादातर फैसले आम सहमति से होते हैं। तो संसद का जो मुख्य काम था वो दरअसल कमेटी में चला गया। मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि इस वजह से संसद में हल्ला हंगामा थोड़ा ज्यादा होने लगा है। कि सांसदों को भी पता है कि जो गंभीर काम है, जो करना चाहिए था, वो हम समिति में कर चुके हैं, तो इसका असर शायद होता है। लेकिन ये बात सही है आपकी कि देखिए, दो सदनों में कार्यवाही का जो अंतर दिखा, दोनों सदनों में पत्रकार दीर्घा में जो है सांसद बैठे थे, राज्यसभा में जो है प्रोडक्टिविटी देखिए और लोकसभा में देखिए। तो और दूसरी बात जो ये है कि राज्यसभा में शुरुआत हुई, दोनों बजट की भी चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की भी चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री का जवाब भी वहां पहले आया, तो एक हफ्ते तक तो लोकसभा चली ही नहीं। बिल्कुल। तो कोई विकल्प ही नहीं था सरकार के सामने कि राज्यसभा में न शुरू करे। वहां सदन चल रहा, वो इसलिए नहीं रोका जा सकता था कि लोकसभा नहीं चल रही, वहां पहले शुरू करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, ये इस सत्र ने, इस हिस्से ने साबित किया है कि अगर गंभीरता से काम करें सांसद हमारे, तो क्या हासिल कर सकते हैं, ये राज्यसभा ने दिखाया है। लोकसभा में भी ये दृश्य होना चाहिए था। देखिए, लोकसभा इलेक्टेड लोगों का हाउस है, तो इसलिए वहां ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है, इस लिहाज से कि वहां जो हो रहा है उसको उनके जो है वोटर देख रहे हैं, उन पर भी असर पड़ता है। तो इस तरह के हल्ले हंगामे से कोई वोटर प्रभावित नहीं होता, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कोई सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में है, कल कोई और सत्ता में था, दूसरा विपक्ष में था। लेकिन इस तरह के शोरगुल से वोटर खुश नहीं होता है। शायद यही कारण है, इस बात को समझते हुए ये स्ट्रेटजी अब विपक्ष ने बनाई है कि एक हाउस चलने दो, दूसरे में व्यवधान पैदा करो। आप देखिए, अगर पैटर्न देखेंगे आप पिछले 2-3 सेशन का, तो आपको दिखाई देगा कि सत्र शुरू होने के बाद एक हाउस में थोड़ा सा शुरुआती हल्ला हंगामा होने के बाद वो सदन चलने लगता है, दूसरे में हंगामा रहता है। तो इस बार जो है सही तरीके से चलाने का फैसला राज्यसभा का हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ। ओके। प्रसाद सर, जो कमेटी की बात कही चक्षु जी ने और जिसका प्रदीप जी कह रहे थे कि क्या वाकई कमेटी के साथ जिस तरीके से सांसद वहाँ पर गंभीर चर्चा बहस के बाद जो रिजल्ट के साथ सामने आते हैं, और उसकी जगह अब जो पब्लिक फोरम मैं कहूँ तरीके से जो कि कैमरे के ज़रिए सबके सामने आता है, वहाँ पर ज़्यादा व्यवधान इसलिए उम्मीद बनती है, गुंजाइश हो जाती है। और दूसरा ये कि एक जम्मू कश्मीर का हम देख रहे थे कि 15 फरवरी जो मैं देख रहा था कि कार्यकाल जो है वहाँ से जो सांसद हैं चारों, उनका राज्यसभा का कार्यकाल ख़त्म होता है। उसे किस तरीके से देखते हैं आने वाले अगले सत्र को लेकर और उसके रोल को लेकर? कविन, इससे पहले मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूं, मैं शायद जो मैं आपसे बात समझा, इस बार पत्रकार दीर्घा में पत्रकार
थे, उनके लिए प्रावधान था, लेकिन सीमित रूप से थे, क्योंकि इस वक्त कोविड के चलते हुए ज्यादा सीटों का आवंटन नहीं करवा पाए। लेकिन फिर भी करीब मेरे को, क्योंकि खुद मैं कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ पिछले बार, और आवंटन किए गए थे सीमित तरीके से। वो एक तो बात रही। तो पत्रकार, दीर्घा में पत्रकार थे, कितने वहां बैठते हैं वो तो वक्त वक्त की बात है, अपनी अपनी डिमांड की बात होती है। रहा सवाल जो आपने 2 सवाल किए, कमेटी में इसलिए भी कहा जाता है कि बाईपार्टीजन या एक पार्टी दलगत से उठ के लोग बात करते हैं, जो भी समस्या है उसमें कोशिश करते हैं कि भाई जो राष्ट्र हित में और जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है या सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं वो एक निष्पक्ष तौर से जांच करें, और वहां पे जो जितने एक्सपर्ट हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। इस कमेटी में ना सही बजट में तो खासकर बजट के डॉक्यूमेंट्स को जब एग्जामिन किए जाते हैं, वो तो जो बजट को तैयार करते हैं अलग अलग मंत्रालयों से जो विशेषज्ञ होते हैं या सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है आप इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो आपने लिखा है इतना आवंटन आपको क्यों दिया जाए, वो उनको एक तरह से स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो बजट में चूंकि बहुत इतने लाखों करोड़ रुपए का हम पैसे आवंटन कर देते हैं हर साल, और अगर इसको विश्लेषण ना करें और वैसे ही कर दें, जैसे कई बार होता है व्यवधान के कारण बजट बिना डिस्कशन के पास हो जाता है, तो ये एक परंपरा स्वच्छ नहीं है। तो ये स्वच्छ परंपरा के लिए बहुत जरूरी है। रहा सवाल जो आप बात कर रहे हैं ग्रैंड स्टैंडिंग का, एक जब पार्लियामेंट में डिबेट होता है तो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी वो रहती है कि भाई, क्योंकि वो अपने अपने दल के हिसाब से बात करा जाता है। तो ये देखा गया था कमेटी में एफिशिएंसी इसलिए भी देखी जाती है कि वहां पे दलगत से उठ के, चूंकि वो अवे फ्रॉम दी क्लियर होता है, और कमेटी प्रोसीडिंग जैसे आपको ज्ञात है कि भाई उसके डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करते, वो कहीं आते नहीं है, और अंततः एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिस रिपोर्ट में या तो सर्वसम्मति से एक्सेप्ट करती है कमेटी, अगर कोई डिसेंट नोट हो वो डिसेंट नोट उसमें जमा हो जाता है, जिससे कोई तो इसलिए एक ये व्यवस्था काफी अच्छी और सक्रिय गई है। और यही वजह है, मैं आपको प्रदीप सिंह जी को जरूर पता होगा इस चीज का, कि पिछले कई दशकों से या पिछले कई सालों से पत्रकारों की एक मांग रही है कि कमेटी सिस्टम को भी कहीं ना कहीं मीडिया को लिए खोला जाए। लेकिन हमेशा संसदीय प्रणाली की तरफ से जितने भी वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई है या कमेटी के, तो उन्होंने कहा कि अगर हम कमेटी मीटिंग्स भी खोल देंगे तो इसका भी वही हाशिया होगा जो कि पार्लियामेंट में हो जाता है। तो उनका अपना ये तर्क रहा है और ये इसकी रिपोर्टिंग रही है। अब रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, ये तो सच्चाई है कि अब चूंकि वो राज्य नहीं रहा, जब से हमने 2019 में नया बिल पारित हो गया और वहां पे दोनों यूटी हो गई है, और जब तक वहां पे रिडिस्ट्रिक्टिंग या जो उसका जो डिलिमिटेशन का प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और जब तक वहां चुनाव नहीं होते और नए यूटी के जो भी प्रावधान है जो वहां की वो नहीं होते, तब तक नए नहीं होंगे। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पंजाब में परेशानी रही तो कई साल तक पंजाब के सांसद नहीं चुने गए थे, जब पंजाब में रहा। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का हुआ है। ये तो एक परिस्थिति ऐसी है, और ये तो खैर साल 2 साल एक के अंदर उम्मीद की जाती है कि वहां की नुमाइंदगी हो जाएगी। ओके, चक्षु जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, कि अगर हम इस पूरे हिस्से को देखें, हमने तमाम बातों की चर्चा की है, लेकिन अगर हम सांसदों के नज़रिए से देखें, किस तरीके से जो उनकी जिज्ञासा होती है या सवाल पूछने को लेकर जो एक ज़्यादा जोर रहता है किसी भी मुद्दे पर बहस को लेकर, उसकी टाइमिंग को लेकर, उनके लेवल पर किस तरीके का सेटिस्फेक्शन या वो कितने संतुष्ट नज़र आए इस कोविड काल के बीच जो भी इंतजाम किए गए इस बजट सत्र के पहले हिस्से में? कविंद्र जी, मेरा जब मैं टीवी पर राज्यसभा और लोकसभा को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि शायद किसी जगह संसद सदस्यों को लग रहा होगा कि जो उनके पास, खासकर राज्यसभा सदस्यों को लग रहा होगा कि जो उनके पास समय है वो एक्सटेंड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि शायद एक दिन राज्यसभा 2 बजे के अलावा शायद 3 बजे तक बैठी थी। तो एक वो जो रिस्ट्रिक्शन है कि राज्यसभा को अपना काम एक समय तक खत्म करना है और वो आगे नहीं बैठ पा रही है, वो लोकसभा के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से कहीं तो शायद राज्यसभा सदस्यों को ये खल रहा होगा कि अगर उनके पास भी थोड़ा सा और समय होता तो वो शायद अपनी बात और अच्छी तरह से रख पाते। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि राज्यसभा में पिछली बार जो मॉनसून सत्र था उसमें प्रश्नकाल नहीं था। तो इस बार जब प्रश्नकाल दोनों सदनों में आया है तो सदस्यों को एक थोड़ा सा नॉर्मलसी की फीलिंग आई होगी कि भाई हम अपने जो महत्वपूर्ण सवाल है वो उठा सकते हैं, अलग अलग चीजों पर सरकार से पूछ सकते हैं कि सरकार का उस पर क्या
क्या सोच है सरकार उन विषयों पर क्या कर रही है। इसीलिए अगर आपने सवालों की लिस्ट देखी होगी तो उसमें कोविड से रिलेटेड काफी सवाल हैं, फार्मर्स के वेलफेयर से लेकर काफी सारे सवाल हैं, कोविड रिलीफ मेजर्स के ऊपर काफी सारे सवाल हैं। इनफैक्ट एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई है जो कि ये बात कर रही है कि कोविड पे सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से संसद सदस्य एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये भी रहेगी कि छोटी पार्टियों को थोड़ा सा और समय मिले। 4 सदस्य रिटायर हुए हैं, उनकी तो कमी सदन महसूस करेगा ही करेगा। बट कहीं न कहीं सदस्यों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि अगर थोड़ा-सा समय और हो पाता, तो शायद वो और मुद्दे उठा पाते, अपने राज्यों का और प्रतिनिधित्व कर पाते और महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात जो अभी वो सटीक तरह से रख रहे हैं, उसको थोड़ा-सा और एक्सपैंड कर पाते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो 8 मार्च से शुरू होगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, क्या एजेंडे में बिल हैं और सरकार के साथ साथ विपक्ष किन मुद्दों के साथ संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।